इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड की उस केमिकल और मैथमेटिकल नियमावली को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज को बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ये विषय सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए आज हम इसे इतना सिंपल बना देंगे कि सबसे छोटे उपपरमाणविक कणों से लेकर बड़े आणविक द्रव्यमान तक की पूरी कहानी एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो चलिए केमिस्ट्री के इस अदृश्य ब्रह्मांड में कदम रखते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ के मूल कणों की, फिर समझेंगे परमाणु की पहचान, उसके बाद समस्थानिक, संभारिक और इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पता लगाना सीखेंगे और आखिर में आबंधन के नियम और आणविक द्रव्यमान की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है पदार्थ के मूल कण, जहां हम परमाणु की नींव का अनावरण करेंगे। यहाँ हमें चीज़ों को जूम इन करना होगा, बहुत बहुत ज़्यादा जूम इन, इतना कि हम मैटर के बिल्कुल शुरुआती और सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स तक पहुंच सके। परमाणु का जो मॉडल हम आज जानते हैं वो एक दिन में नहीं बना था। ये कहानी शुरू होती है 1897 में, जब जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और अपना मशहूर तरबूज मॉडल दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। 1919 में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन की एंट्री हुई और फाइनली 1932 में न्यूट्रॉन के मिलने से ये पजल पूरी हुई। न्यूट्रॉन, जैसा कि नाम से ही लगता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस तरह दशकों की मेहनत के बाद हमारे पास एक कंप्लीट सब एटॉमिक पिक्चर सामने आई। अब जरा इन तीन बेसिक पार्टिकल्स के द्रव्यमान यानी मास पर ध्यान दीजिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग एक जैसा है, करीब 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। लेकिन इलेक्ट्रॉन, वो इनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, एकदम ना के बराबर। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। और यही परफेक्ट बैलेंस एक एटम को स्टेबल बनाता है। जरा एक सेकंड रुककर इस नंबर को देखिए, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ये स्केल इतना छोटा है कि इसकी कल्पना करना भी दिमाग चकरा देता है। क्वांटम फिजिक्स वाकई में बहुत अमूर्त और चमत्कारी है। पर सोचिए, इतने कम मास के बावजूद केमिस्ट्री की पूरी दुनिया इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी पर चलती है ना कमाल की बात। दूसरा हिस्सा, परमाणु की पहचान। आइए देखते हैं कि संख्याएं तत्वों को कैसे परिभाषित करती हैं। इन छोटे पार्टिकल्स को समझने के बाद अब सवाल ये है कि ये मिलकर किसी एटम को उसकी आइडेंटिटी कैसे देते हैं। सोना, लोहा और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग क्यों हैं? इसका राज एक बहुत ही सिंपल मैथ में छिपा है। परमाणु क्रमांक या कॉनजेड, ये सीधे तौर पर न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या है और किसी उदासीन यानी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होते हैं। अब द्रव्यमान संख्या या ए क्या है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल है। तो अगर कभी न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो बस एक सिंपल सा सब्ट्रैक्शन करना है, ए माइनस जेड, है ना, एकदम सीधा और पावरफुल इक्वेशन। तीसरा भाग, समस्थानिक और संभारिक। देखते हैं परमाणु के ब्लूप्रिंट में क्या विविधताएं होती हैं। लेकिन नेचर हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे समस्थानिक या आइसोटोप्स। ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग वर्जन्स हैं। इनमें प्रोटॉन यानी Z तो सेम होता है, पर न्यूट्रॉन बदलने की वजह से मास यानी A बदल जाता है, जैसे यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। दूसरी तरफ होते हैं संभारिक या आइसोबार्स। ये बिल्कुल अलग एलिमेंट्स होते हैं जिनका Z अलग होता है, लेकिन इनका टोटल मास A एकदम सेम होता है, जैसे आर्गन 40 और कैल्शियम 40। एक बार इस अंतर को दिमाग में बिठा लिया तो आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चौथा सेक्शन, इलेक्ट्रॉन का पता लगाना और क्वांटम संख्याओं के नियम। अब हमारा पूरा फोकस होगा उस सबसे चंचल पार्टिकल पर, इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना किसी बड़े शहर में किसी का एग्जैक्ट एड्रेस खोजने जैसा है। और यही काम आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के नियम, जो बिल्कुल एक मैपिंग सिस्टम की तरह है। मुख्य क्वांटम संख्या यानी n एक स्टेट या राज्य की तरह है, या मेन कक्षा बताता है। दिगंशी यानी L शहर की तरह है, जो उपकोष SPDF बताता है। चुंबकीय यानी M वो सड़क है जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताती है। और आखिर में चक्रण यानी S वो फिक्स घर है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा +½ है या -½ इन 4 नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन का पिन पॉइंट एड्रेस मिल जाता है।
एड्रेस तो मिल गया, पर ये इलेक्ट्रॉन एटम में सेटल कैसे होते हैं? इसके लिए हम ऑफ बाउ सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है बिल्डअप या निर्माण करना। रूल बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष में पहले आते हैं और फिर धीरे धीरे हाई एनर्जी वालों को भरते हैं। ये क्रम 1s से शुरू होकर 2s, 2p, 3s और ऐसे ही आगे बढ़ता है। ये बिल्कुल किसी बिल्डिंग में नीचे से ऊपर की तरफ फ्लोर भरने जैसा है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि भले ही दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हो, एक ही उपकोष में हो और यहाँ तक कि एक ही ऑर्बिटल में हो, उनका फाइनल एड्रेस 100% सेम नहीं हो सकता। उनकी चौथी क्वांटम संख्या यानी स्पिन हमेशा अलग होगी। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। नेचर कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों को एक ही एग्जैक्ट क्वांटम स्टेट में रहने की परमिशन नहीं देती। और फिर आता है हुंड का नियम। इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों को भी इंसानों की तरह अपनी प्राइवेसी पसंद होती है। जब समान ऊर्जा वाले कक्ष खाली होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले अकेले अकेले जाकर उन्हें भरते हैं और उनका चक्रण समानांतर होता है। जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, सिर्फ तभी वे पेयरिंग करना या जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। 5वां पड़ाव, परमाणु आबंधन के नियम, जिसमें हम संयोजकता, धनायन और ऋणायन की बात करेंगे। अब तक हम माइक्रो लेवल पर इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस देख रहे थे। अब देखते हैं कि ये बड़े लेवल पर इंटरैक्ट कैसे करते हैं। केमिस्ट्री का एक मास्टर रूल है, ऑक्टेट या अष्टक का नियम। बाहरी कक्षा के ये इलेक्ट्रॉन ही तय करते हैं कि कौन सा तत्व किसके साथ जुड़ेगा। हर परमाणु अपनी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके। अब जैसे सोडियम को देखिए, इसके पास आखिर में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसे दान करके फ्री हो जाता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 है। वहीं ऑक्सीजन के पास 6 हैं तो उसे 8 पूरे करने के लिए 2 और चाहिए। यही लेने और देने का गेम तत्वों को आपस में जोड़ता है। जब इलेक्ट्रॉनों का ये ट्रांजैक्शन होता है ना, तो परमाणु न्यूट्रल नहीं रह जाते, वे आयन बन जाते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम धनायन या केटायन कहते हैं, जैसे Na+। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसे ऋणायन या एनायन कहते हैं, जैसे Cl-। और हम सब जानते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। बस इसी तरह ये धनायन और ऋणायन जुड़कर मजबूत यौगिक बनाते हैं। और आखिरी भाग, आणविक द्रव्यमान की गणना, यानी मैथ को प्रैक्टिकल दुनिया में लाना। हमारा ये तार्किक सफर अब अपने सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आ गया है। इन सारे एटॉमिक मासेस का इस्तेमाल करके हम असली दुनिया के कंपाउंड्स का वजन कैसे निकालते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लीजिए हमें कैल्शियम फॉस्फेट यानी Ca3PO42 का मास निकालना है। सबसे पहले इनके बेसिक परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। कैल्शियम 40, फॉस्फोरस 31 और ऑक्सीजन 16। अब बस फॉर्मूले के हिसाब से गुणा करना है। 3 कैल्शियम का मतलब 40 गुणा 3, जो हुआ 120। ब्रैकेट के अंदर 1 फॉस्फोरस 31 और 4 ऑक्सीजन मिलकर हुए 64। दोनों को जोड़ा तो 95। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 95 को 2 से गुणा किया तो आया 190। और फाइनली 120 और 190 को जोड़ा तो टोटल मॉलिक्यूलर मास निकलकर आया 310। एकदम सटीक। तो देखा आपने, जे थॉमसन के उस नन्हे से इलेक्ट्रॉन से शुरू करके क्वांटम मैकेनिक्स के एड्रेस सिस्टम और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन तक, आज हमने केमिस्ट्री के सबसे गहरे कॉन्सेप्ट्स को डीकोड कर लिया है। इन रूल्स को समझने के बाद केमिस्ट्री का कोई भी फॉर्मूला अब कोई राज नहीं, बल्कि एक लॉजिकल पजल बन गया है जिसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इन उपपरमाण्विक नियमों की इस जबरदस्त समझ के साथ अब हम आगे कौन सा कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड डीकोड करने वाले हैं, इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और साइंस की इस कमाल की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।